You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। ये हमने कहा था ना आज सुबह में क्लास है ऐसा कल रात को। हमने हाँ सर। उसके नीचे भी लिख के मतलब पीडीएफ में भी दिया था कि जो बच्चे मीटिंग लीव कर गए हैं वो देख लेंगे, क्योंकि आज शाम को थोड़ा मुश्किल है
मेरे को कहीं निकलना था, लेकिन देखो अभी बच्चे ज्वाइन नहीं किए। कोई नहीं, कुछ देर और वेट कर लेते हैं। एक बच्चे ने इसका सोल्यूशन हिंट देने के बाद भेजा था एंड वो बिल्कुल सही था। तो ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली सेम ही कॉन्सेप्ट है। इसमें डेटा गिवन है, मतलब इसमें एंगल गिवन है और इसमें एंगल गिवन नहीं है, बस इतना ही। अगर इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं तो इसमें सिर्फ डेटा पुट करने की बात है। 30 डिग्री विल गेट द आंसर। तो there is a circular tube in vertical plane. Two liquids which do not mix and densities d1 and d2 are filled in the tube. Each liquid subtends 90 degree angle at the center. यानी कि दोनों जो लिक्विड है वो 90 डिग्री का एंगल सेंटर पर बनाते हैं। तो टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। जो यहाँ पर इफ यू सी, तो ये पूरा एंगल, ये जो पूरा लिक्विड का एंगल है ये पूरा 180 डिग्री है। 180 डिग्री। रेडियस ज्वाइनिंग देयर इंटरफेस मेकिंग एन एंगल अल्फा विद वर्टिकल। अब देखो ये दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, d1 एंड d2। अगर ये दोनों की डेंसिटी अलग अलग नहीं होती, दोनों अगर सेम डेंसिटी के लिक्विड होते और अगर हमने इस ट्यूब में इसको डाला होता तो सिनेरियो कैसा होता? सिनेरियो होता कुछ ऐसा। वैसे अगर मान लो दोनों लिक्विड सेम डेंसिटी का होता, दोनों की डेंसिटी में कोई फर्क नहीं होता, तो बिल्कुल ऐसा होता। यूट्यूब जैसा हमने बताया था, ये ऐसा होता, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री। लेकिन दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि d1 जो नीचे है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, d2 जिसकी जो ऊपर है उसकी डेंसिटी कम होगी। मतलब द डायग्राम देख के ही हम लोग बोल सकते हैं d1 इज ग्रेटर देन d2। तो हमको d1 बाई d2 निकालना है। अब ये एक सर्कुलर ट्यूब है और इसमें अगर हम दोनों ऐसे थिकनेस लेके चलेंगे तो थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन में ये दिक्कत होगा। हम एक ही सर्कल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट पर क्या है प्रेशर वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ, हम सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इससे अपना काम हो जाएगा। और बाउंड्री कहाँ है? बाउंड्री वर्टिकल के साथ 90 डिग्री मेक कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा लोअर मोस्ट, ये सेंटर है। ये बाउंड्री है और ये एंगल अल्फा है। और एक बाउंड्री इस तरह से ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसा। तो यहां से, और हमने जैसे बताया था कि ये पूरा एक ट्यूब है जिसके अंदर एयर है। अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो अगर तुमको कुछ अपना सर दर्द नहीं लेना तो इसका प्रेशर 0 ले लो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क।
या फिर इसका प्रेशर कुछ पी नॉट ले लो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क। इसका प्रेशर पी ले लो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क। मतलब इस रीजन में क्या प्रेशर है इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं, जो भी लोगे वो फाइनली आके कैंसिल आउट ही होगा। जीरो लेके चल सकते हैं, पी नॉट लेके चल सकते हैं, और पी नॉट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कोई जरूरी नहीं है, तो जीरो ही ले लो। ये एक्स्ट्रा टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखो अब यहां पर इसी डायग्राम पर आते हैं हम लोग। इस पॉइंट पर मैं डिफरेंट पॉइंट्स के नाम दे देता हूं ताकि तुम लोग को थोड़ा आसान रहे। इसका नाम दो ए, इसका नाम दो बी, इसका नाम दो सी, और एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन मैं अपनी मर्जी से ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम दो डी और इसका नाम दो ई। ए और ई इन दोनों पर प्रेशर जो भी होगा सेम होगा। मैंने इसको ले लिया पी ए इज इक्वल टू पी ई एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हमने जिम कर लिया। अब ए से हम नीचे जा रहे हैं और किस लिक्विड में जा रहे हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी D1 वाला लिक्विड है, यहाँ पर भी डेंसिटी D1 वाला लिक्विड है, और यहाँ पर D2 डेंसिटी वाले लिक्विड है। तो प्रेशर एट बी क्या होगा, तो प्रेशर एट बी कितना नीचे जा रहे हैं, ये इतना नीचे जा रहे हैं। तो प्रेशर एट बी अगर ये अल्फा है, ध्यान से देखो, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा होगा। और यहां से यहां ये जो हाइट है, ये रेडियस है आर, और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये ब्लू कलर में जो लाइन में ड्रॉ की है आर कॉस 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये यहां से यहां तक हो जाएगा आर साइन अल्फा। लेकिन उसको हम टोटल हाइट से माइनस करेंगे, दिस लेंथ, ये जो लेंथ है ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा आर 1 माइनस साइन अल्फा, और 90 माइनस अल्फा मतलब साइन अल्फा। तो इतना नीचे गए तो प्रेशर एट बी, देखो मैं यहां लिख रहा हूं प्रेशर एट बी, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच, एच क्या होगा, एच हो जाएगा आर 1 माइनस साइन अल्फा, एच इंटू रो D1 इंटू जी। ये हमारा प्रेशर एट बी हो गया। अब ये बी से हम ऊपर भी जा सकते हैं और फाइनली ई तक पहुंच सकते हैं और उसको जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पर घटता है। या फिर ई से हम नीचे आ सकते हैं बी तक, और बी का प्रेशर इधर से भी निकाल लेंगे, बी का प्रेशर इधर से तो निकाल ही लिया है, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। जैसा इच्छा हो, इट्स ऑल आवर चॉइस। जैसे हमने बी का प्रेशर निकाला है, तो अब बी से सी पर जाएंगे तो क्या होगा, सी से डी पर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डी से ई पर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा। इस तरीके से ऊपर जाने पर भी प्रेशर हमको लिखने आता है, नीचे जाने पर भी प्रेशर लिखने आता है, तो दोनों काम कर सकते हैं। मैं अभी क्या करता हूँ, ई से भी, मतलब इस साइड से भी मैं बी पर आता हूँ। लेफ्ट साइड से तो हम आ चुके हैं, राइट साइड से भी हम बी पर आते हैं और प्रेशर लिखते हैं। तो सबसे पहले ई से अगर हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो डी, यहाँ डी पर प्रेशर कितना होगा, तो ई से ये कितना नीचे है, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर यहाँ पर लाइक दिस। इसको मैंने नाम दे दिया H1। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्योंकि हमको सब वर्टिकल हाइट लेनी है, ये दोनों सेम लाइन में नहीं होंगे, ध्यान रखना इस बात को। ये हो जाएगा H2, और ये जो तीसरी हाइट है, ये है H3। तीन हाइट है और तीनों को केयरफुली देखना है। H1 क्या होगा, अब देखो ये एंगल अल्फा है, और ये पूरा ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो लिक्विड है ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज अल्फा, सो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, ये एंगल हो जाएगा अल्फा, ये एंगल हो जाएगा अल्फा, एंड दिस 90 माइनस अल्फा।
इसको 90 माइनस अल्फा लिख लो, ये एंगल 90 माइनस अल्फा। ओके, अब पहले H1, H2 और H3 ये तीनों हाइट्स एक बार देख लो क्या क्या है। तो H1 इज नथिंग बट इक्वल टू, ये लेंथ है R, H1 हमारा हो जाएगा R साइन अल्फा, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। H2 ये यहां से यहां तक R है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो R साइन 90 माइनस अल्फा, इसी को लिख सकते हैं R कॉस अल्फा। और H3 ये सबसे नीचे ये छोटा जो हाइट है, तो यहां से यहां तक ये ग्रीन कलर में अब जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये है R कॉस अल्फा। ये एंगल अल्फा है, ये यहां से यहां तक R है, तो ये यहां से यहां तक ये हो जाएगा R कॉस अल्फा। और H3 को हम लिख सकते हैं R माइनस R कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू R1 माइनस कॉस अल्फा। ये तीन हाइट हमको समझ में आ गई। अब देखो प्रेशर एट पॉइंट डी, अब मैं लिखना शुरू करता हूं। प्रेशर एट पॉइंट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ई विच इज 0 प्लस नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, कितने से जा रहे हैं H1, तो H1 और किस लिक्विड में जा रहे हैं D2 में, तो D2G कैन ऑल्सो बी रिटन एज H1 is R sin alpha, so R sin alpha into D2 into G, ये प्रेशर एट डी हो गया। प्रेशर एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, तो डी से और कितना नीचे जा रहे हैं H1, किस लिक्विड में D2 में, तो प्रेशर एट डी प्लस सॉरी H2 है ना, ये H2 और D2G। अब PD तो यहां पर लिखा हुआ ऑलरेडी, तो PD R साइन अल्फा इंटू D2 इंटू G प्लस नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है H2 हमारा है R cos अल्फा, सो R cos अल्फा इंटू D2 इंटू G। अब C से हमको B पर आना है, अगेन हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन इस बार ध्यान रखना है D1 लिक्विड है नॉट D2, C तक ही D2 था, C से B हमारा D1 लिक्विड है, इसलिए प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C प्लस H3D1G। अब ये PC है, तो ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज लिख देंगे, D2G और R ये सब D2GR, हाँ ठीक है, और ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू सॉरी प्लस H3 का वैल्यू हमने निकाला है R1 माइनस कॉस अल्फा इंटू D1 इंटू G, ये हो गया प्रेशर एट B। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रेशर जो पहला टर्म लिखा था और ये जो प्रेशर, ये दोनों बराबर होने चाहिए। एक ही पॉइंट का प्रेशर हमने दो अलग अलग तरीके से लिखा है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो पहला वाला टर्म और जो लास्ट वाला टर्म है उसको इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट करते हैं, पहला वाला टर्म है R D1G 1 माइनस साइन अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू, अगर देखोगे R और G ये पूरे टर्म में कॉमन है, तो R और G तो निकाल ही लो, R G ये निकाल लो, और बाकी जो टर्म बच रहे हैं जैसे D2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, D2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये एक टर्म बच रहा है, प्लस D1
1 माइनस कॉस अल्फा। अब आर जी इसको हटा देंगे, D1 वाले टर्म को एक साइड एक तरफ लेके जाएंगे, तो यहां पर है D1 1 माइनस साइन अल्फा, और ये D1 वाले टर्म को भी इधर लेके आओ, माइनस D1 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू D2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। नाउ D1 अगर कॉमन कर लें, यू सी D1 अगर कॉमन कर लिया जाए तो 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा, एंड इधर अपना D2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। मैं धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तुम एक स्टेप में भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। अब ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और D1 बाई D2 इज इक्वल टू, यहां पर है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई, यहां पर है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। या तो हम इसी तरह छोड़ सकते हैं या फिर कॉस अल्फा से डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा कैसा दिया हुआ है ये देखो, तो ये ऑप्शन कॉस साइन टैन, टैन में दिख रहा है अपने को, तो टैन के लिए क्या करना पड़ेगा कि कॉस अल्फा से पूरा ऊपर और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कॉस अल्फा से इसमें भी डिवाइड कर दो, इसमें भी डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस अल्फा, या फिर सीधे 1 लिखो इसको, माइनस ये साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। अब इसके बाद सीधे आंसर है tan अल्फा प्लस 1 1 माइनस tan अल्फा, ये D1 बाई D2 का वैल्यू हो गया। 1 प्लस tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा, ये सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। और इस क्वेश्चन में देखोगे तो 30 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है, सिंपली पुट दैट वैल्यू यू विल गेट द रिजल्ट। tan 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री 1 बाई रूट 3 होता है, तो 1 बाई रूट 3 प्लस 1 1 माइनस 1 बाई रूट 3, तो यहां से रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1, ये हमारा रेशियो आ जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। मेन जो इंटरेस्टिंग पार्ट था इस क्वेश्चन का वो ये था कि वर्टिकल हाइट तुम अच्छे से कैलकुलेट करो। बहुत बार क्या होता है मिस्टेक, ये जो बच्चे हैं ये लाइन और ये लाइन इसको एक ही लाइन ले लेते हैं, वो गड़बड़ होता है। दूसरा, ये जो पहला h हमने लिखा था r माइनस आर कोस 90 माइनस अल्फा, और जो बाद में h3 लिखा, ये दोनों सेम नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, बारीकियां हैं, ये इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। और हमने जानबूझ के इसको एक ही सर्कल ड्रॉ किया, 2 सर्कल ड्रॉ करते तो थोड़ा सा देखने में और ज्यादा तकलीफ होता। हाँ बोलो। सर जो अभी आपने एक्सप्लेन किया था मेथड, वो आप फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या प्लीज? एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन की थी इसलिए। हमने प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वर्टिकल जितना नीचे जाते हैं तो उतने से बढ़ता है, वही अप्रोच लगाया है। कल हमने जो यही हिंट भी दिया था, और एक बच्ची ने मेरे को रात में सॉल्यूशन करके भेजा, उसी का डाउट था क्वेश्चन, और उसी ने फिर सॉल्यूशन करके भेजा, मेरे को काफी बढ़िया लगा, उसने काफी अच्छे से पूरा सॉल्व किया है। कुछ नहीं करना है, हमने ए और ई ये जो पॉइंट्स नाम दिए हैं, ये पॉइंट हमारा ए है, क्योंकि हमने कहा कि ये दोनों पॉइंट जो है वो डायरेक्टली एयर इसके ऊपर है या वैक्यूम है, जो भी इसमें मान लेते हैं, खाली जगह नहीं है,
इसका प्रेशर कुछ भी ले लेंगे, हम इसने प्रेशर 0 ले लिया ताकि एक टर्म कम हो जाए। कुछ लेते तो अपने को बार बार उसको लिखना पड़ता। और ए से हम बी पर आ रहे हैं और ई से भी बी पर आ रहे हैं, तो ए से बी पर आएंगे, कितना नीचे जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये पहला टर्म लिख दिया। और उसके बाद ई से जब हम नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे पी डी, पी सी, पी बी, इन सब का प्रेशर लिखते चले गए। तो पी डी का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ई प्लस H1 D2G, क्योंकि डेंसिटी D2 है। फिर सिमिलरली डी से सी पर जाएंगे तो कितना प्रेशर होगा, वर्टिकल हाइट लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल जो नॉर्मल तरीका है हमारा वही यूज किया है। और फाइनली हम बी का प्रेशर लिख लिए राइट साइड से, और यहाँ पर ये बी का प्रेशर था लेफ्ट साइड से, और ये दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर फाइनल जो इक्वेट किया है वो एक बी का प्रेशर है, ये भी पीबी है। यू सी, ये हमारा पीबी है और ये भी हमारा पीबी है। ये लेफ्ट साइड से जब लिखे थे तब, ये राइट साइड से जब लिखे थे तब, और दोनों को इक्वेट करके D1 और D2 का रेशियो निकाल दिया। एक बार टर्म्स को देखो, डायग्राम खुद से कॉपी पर ड्रॉ करो। एक एक हाइट को जो हमने लिखा है यहाँ पर H1, H2, H3, इसको रियलाइज करो। एंगल सब में हमने बताए हुए हैं, ये एंगल भी रियलाइज करो। ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस में एक बार आया हुआ है, ये पता नहीं यहाँ पर क्यों हटा दिया। ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, और तब से ये क्वेश्चन हर जगह बहुत जगह रिपीट होते हैं। इसके डेटा देके क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन में डेटा दे दिया, लीप में भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है, AITS में भी यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, तुम चाहो तो इसका आंसर भी रट्टा मारी याद कर सकते हो। जो फाइनल आंसर यहाँ पर आया है D1/D2 का 1 + tan अल्फा 1 - tan अल्फा, ऐसे भी याद कर रख सकते हो। लेकिन अगर हमको हाइट का कैलकुलेशन नीचे जाना ऊपर जाना समझ में आता है तो फिर ये क्वेश्चन कोई खास क्वेश्चन नहीं है जो हमको याद करने की जरूरत है। यू कैन इजीली सॉल्व दिस। जिन बच्चों से नहीं हुआ है, सामने सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को एक बार समझ लो, नोट भी कर लियोगे तो अच्छा बात है। एक बार फिर से सर्कल ड्रॉ करके यू कैन गिव 5 मिनट टू दिस क्वेश्चन। अब फिर से ट्राई करो अपने अपने लेवल पर। नीचे जाने पर जो नॉर्मल हमको आइडिया कॉन्सेप्ट सिखाया गया है उसको ही तुमको देखना है, और डेफिनेटली ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन कल आया था वो भी लेंगे। और भी जिनके जिनके डाउट्स हैं ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि बच्चे कम हैं तो नया चैप्टर तो शुरू हो नहीं पाएगा। जो भी इसी के फ्लूइड के ही क्वेश्चंस हैं, लीप के मॉड्यूल के, वो भी डिस्कस करेंगे। एक दो क्वेश्चन मेरे को भी याद आ रहा है, शायद वो हमने एक्सप्लिसिटली डिस्कस नहीं किया तो वो भी कर लेंगे। सब लोग पेन चलाओगे तो हो जाएगा। दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इतना सारा डिस्कशन होने के बाद तो अब तो सॉल्व होना ही चाहिए। और मैं तुम लोग को बताता हूँ, वो जो बच्ची ने मेरे को 11:30 बजे जो सोल्यूशन भेजा था, हिंट देने के बाद हमारा आंसर आना चाहिए। देखो ये उस बच्चे ने भेजा है, यार सुबह जग के देखा, कल हम सो गए थे। इसने भी H1, H2, H3, H4 सब कैलकुलेट किया है पहले, और उसके बाद लेफ्ट साइड से और राइट साइड से प्रेशर इक्वेट किया है। हम ऐसे भी कर सकते थे, नीचे जाते फिर ऊपर चले जाते और दोनों का प्रेशर बराबर कर देते, 0 0, ऐसा भी कर सकते थे।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हो गया होगा, आई होप। चलिए, ये वाला क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एक्चुअली ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये काफी कॉन्सेप्चुअल है। इसमें कमेंट करना है और बहुत ज्यादा वेरिएबल्स इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दो तीन बातें हैं जो हम लोग को रियलाइज करनी है। अगर वो रियलाइज कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। जैसे एक चीज हमने आपको बताई है कि अगर मान लो वाटर है और कोई भी आइस वाटर में फ्लोट कर रहा है, कितना पोर्शन सबमर्ज्ड है। एक्चुअली जब आइस जो है वाटर में फ्लोट करता है, उसका 90% लिक्विड के अंदर वैल्यू होता है। 90% जो वॉल्यूम होता है वो वाटर के अंदर होता है। ये हमने नियरली 90% ऑफ कैपिटल वी, ये हमारा कैपिटल वी, ठीक है। इस तरह से फ्लोट करता है। सिर्फ ऊपर 10% होता है। वी आउट जिसको बोल सकते हैं, वी आउट इज इक्वल टू 10%, नियरली 10% ऑफ कैपिटल वी। इसलिए आइसबर्ग जो होते हैं ना, वो पानी के अंदर ज्यादा होते हैं, पानी के ऊपर सिर्फ 10% दिख रहे होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इफ आइस मेल्ट्स, वाटर का लेवल चेंज नहीं होता, क्योंकि जितना भी वाटर बनेगा इसके मेल्ट होने से वो इतने ही दूर में, ये जो जगह है, ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड पहले से इतना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया हुआ था, इतने ही दूर में ये वाटर फिल कर जाएगा। इफ, और ये पहले भी इस बात को हमने बताया है, इफ आइस मेल्ट्स, लेवल ऑफ लिक्विड और लेवल ऑफ वाटर, लिक्विड नहीं वाटर, डज नॉट चेंज। और लेकिन इसमें भी एक्सटेंडेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछ दिए जाते हैं। जैसे इसी में आइस के अंदर एक मार्बल, आयरन मार्बल डाल दिया, अब बोलेगा अब मेल्ट करेगा तो क्या होगा एंड ऑल। तो पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसमें एक दो और वेरिएशन अगर देखना होगा तो देख लेंगे। जब हमारा इसके ऊपर ऑयल आ गया, आइस है, नीचे वाटर है, ऊपर ऑयल है, लाइटर ऑयल इज पोर्ड, हम ये बोल सकते हैं कि अब जो टोटल बाइंड फोर्स है उसमें ऑयल का भी कंट्रीब्यूशन है। यानी कि ये आइस रेगुलर ब्लॉक दे दिया गया है। अगर हम चाहें और ये ऑयल, इस तरह का सिनेरियो है, ये हमारा आइस है, दिस इज ऑयल, दिस इज वाटर। इस आइस के ऊपर दोनों के कारण बाइंड फोर्स कंट्रीब्यूट होगा। यानी कि ध्यान से अगर देखें, रो, इसका डेंसिटी रो ऑयल, इसका डेंसिटी रो वाटर, और इसका डेंसिटी रो आइस, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं कुछ देर के लिए ए ले लूं, तो
चूंकि ये दोनों के अंदर है और हाइट भी अपने को लेनी पड़ेगी, ये हाइट लेट से h1, ये जो हाइट है इसको हम लोग लेंगे h1 और ये जो इसके अंदर है इसको ले लेंगे h2। क्यूबिकल ब्लॉक भी ले सकते हैं। वैसे ये आइस का शेप बहुत, आइस क्यूब, चलो आइस क्यूब लिया हुआ है तब तो अच्छी बात है। और अगर हमने इसको h लिया है तो a माइनस है, साइड लेंथ ले लो, साइड लेंथ से ही सारा काम हो जाएगा, ज्यादा वेरिएबल नहीं इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये साइड ले लो a, और ये नीचे वाले वाटर में इसकी हाइट है h, ऊपर वाले ऑयल में इसकी हाइट हो जाएगी a माइनस h। तो अगर सिर्फ बाइंड फोर्स का रिलेशन लिखें कि आइस का जो वेट है विच इज इक्वल टू a क्यू रो आइस इंटू g, दैट इज द वेट, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर h रो w g प्लस a स्क्वायर a माइनस h रो ऑयल इंटू g। आई होप कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें किसी को तकलीफ नहीं जाएगा। और इसको हम चाहें तो सॉल्व करके, जैसे जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर सब में है कैंसिल आउट हो जाएगा, आइस का डेंसिटी अगर दे दिया जाए, ऑयल का डेंसिटी दे दिया जाए, वाटर की डेंसिटी दे दी जाए तो ये हाइट एच भी हम निकाल सकते हैं। ये एक अलग बात है। मेरा पॉइंट ये है कि ये दो डायग्राम को देखो, ये जो ऊपर वाला डायग्राम हमने बनाया है और ये नीचे वाला डायग्राम जो बनाया है, इसमें आइस जब फ्लोट कर रहा है तो सिर्फ इसने वाटर को डिस्प्लेस किया है और इसी के कारण सिर्फ वाटर के कारण बाइंड फोर्स लग रहा है। लेकिन यहां इसने ऑयल को भी डिस्प्लेस किया है, तो कुछ बाइंड फोर्स में ऑयल का भी कंट्रीब्यूशन है। डिस्प्लेस्ड लिक्विड में सिर्फ वाटर नहीं है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड में ऑयल भी है। अगर ये ऑयल नहीं होता तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम, अभी जो सिनेरियो है, अभी जो सेकेंड वाला डायग्राम में, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये ऑयल नहीं होता तो ये जो आइस है ये ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करता है या कम वाटर डिस्प्लेस करता है? टेल मी। बताइए। सर कम वाटर। अगर ऑयल नहीं होता तो आइस जो है वो सॉरी ज्यादा ज्यादा। वाटर के अंदर होता या कम वाटर के अंदर होता? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा होता ना भाई, क्योंकि हम इनडायरेक्टली ये वाले टर्म को हटाने की बात कर रहे हैं। ये वाला टर्म कह रहे हैं कि हटा दो, ये वाला टर्म अगर हटाएंगे तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये तो वेट है, तो इसमें हाइट नहीं बढ़ेगी तो ये बैलेंस कैसे होगा? पहले इसको ये दोनों मिल के बैलेंस करने की बात हो रही थी। अब हम करें कि इसको हटा दो, ऑयल अगर हटा देंगे तो एच को तो बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। यानी कि आइस अगर सिर्फ वाटर में फ्लोट कर रहा होता तो इसका ज्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर होता, और अगर ये दो इंटरफेस पर फ्लोट कर रहा है फुली सबमर्ज्ड कंडीशन में, तो अब रिलेटिवली कम आइस का वॉल्यूम वाटर के अंदर है। क्या ये बात से अग्री करते हो? हाँ या ना? क्योंकि डेंसिटीज हमको गिवन नहीं है इसलिए हम वैल्यूज नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं, अभी दो जो सिनेरियोज दिए गए हैं, कि आइस जो है वो रिलेटिवली कम पार्ट उसका वाटर में फ्लोट कर रहा है, क्योंकि ऑयल के कारण भी एक बाइंड फोर्स में कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो जब ये आइस मेल्ट करेगा तो जैसे पहले हम बोलते थे कि ये जो अंदर वाला में ये जो वॉल्यूम है ये पूरा वाटर इसी जगह पर आ जाएगा और लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, अब इस बार ऐसा बात नहीं है। जब ये आइस मेल्ट करेगा तो ज्यादा वाटर बनेगा, वो इतने दूर में नहीं आ सकता है, इससे ज्यादा लिक्विड मेल्ट होगा, और जब ज्यादा मेल्ट होगा तो वाटर का लेवल राइज होगा।
मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो पोर्शन वाटर के अंदर है ये रिलेटिवली कम है। इसको सिर्फ हम ऊपर ऑयल हटा देते तो ये ज्यादा होता, और तब इस तरह का सिनेरियो होता है जब पूरा का पूरा स्मेल्ट होता तो इसी जगह पर आ जाता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम पानी के अंदर है ये रिलेटिवली कम हो गया है, तो जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर मेल्ट होने के बाद रिलीज होगा वो तो इससे ज्यादा होगा, तो इसमें सिर्फ भरेगा नहीं, थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, यानी कि वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा। तो व्हेन आइस मेल्ट्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं, व्हेन आइस मेल्ट्स वाटर लेवल राइज। और ऑयल लेवल के साथ क्या होगा, तो देखो पहले आइस जो था वो ऑयल को डिस्प्लेस कर रहा था, जब आइस मेल्ट हो जाएगा तब तो ऑयल को डिस्प्लेस करने वाला कुछ नहीं होगा, तो ऑयल का लेवल एक्चुअली फॉल हो जाएगा, लेवल ऑफ ऑयल फॉल। यहां पर अपने को कमेंट करना है द लेवल ऑफ इंटरफेस, दैट इज वाटर लेवल, एंड अपर मोस्ट लेवल मतलब ऑयल का लेवल विल रिस्पेक्टिवली। तो इंटरफेस राइज होगा और अपर मोस्ट लेवल जो है वो फॉल होगा, फर्स्ट ऑप्शन। फिर से यहां पर तुम चाहो तो देख लो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दोनों साथ में देखेंगे तो रियलाइज कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आइस केवल पानी में फ्लोट करे, प्योर वाटर में फ्लोट करे, आइस के अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो जब आइस मेल्ट करेगा तो वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। क्यों? ये प्रूफ किया था हमने कि जितना वॉल्यूम इसके मेल्ट होने से निकलेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, क्योंकि वेट और बाइंड फोर्स ये बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक ऑयल का हमने लेयर डाल दिया तो इसने कुछ ऑयल को भी डिस्प्लेस किया है। तो अब, और ये चीज तुमको थोड़ा सा यहाँ पर रियलाइज एक तरीके से और कराया जा सकता है। मान लो एक बॉडी है जो फ्लोट कर रहा है एक लिक्विड के अंदर, ये ऐसा लिक्विड के अंदर, और इसकी डेंसिटी है ρ1, और इसके अंदर हमने ρ2 लिक्विड डालना शुरू कर दिया, ρ2 ρ1 से छोटा है, लेट्स अज्यूम दिस, ρ2 जो है वो ρ1 से छोटा है, और हमसे पूछेगा कि ये जो हाइट है, ये जब हम ρ2 डालेंगे तो ये घटेगा या बढ़ेगा? क्या बोल सकते हो? जब हम ρ2 डालेंगे तो ये हाइट जो है वो घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। सिंपल बात है, घटेगी, क्योंकि ρ2 जब इसके अंदर हम डालेंगे तो डेफिनेटली यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ρ2 यहाँ पर आया, यहाँ पर थोड़ा सा एक लेयर डाल दो ρ2 का, उसके कारण इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ गया, ये ढकेल देगा बॉडी के ऊपर। पहले जो इस पॉइंट का प्रेशर था वो P0 प्लस एच रो जी था, अब यहाँ पर प्रेशर है P0, और यहां से यहां जाने पर प्रेशर अब रिलेटिवली ज्यादा हो गया। इसके वेट में कहीं कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर नीचे का प्रेशर बढ़ गया तो ये बॉडी को ढकेलेगा, और जैसे जैसे एक लेयर ऊपर लगेगी ये हाइट कम होने लगेगा, 0 होगा नहीं होगा ये सब बात की बात है, लेकिन ये एच कम होगा, यानी कि पहले जिस लिक्विड में जितना वो सबमर्ज था वो कम हो जाएगा। यही बात मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आइस है ये वाटर में उतना सबमर्ज नहीं होगा जितना सिर्फ वाटर में अगर वो फ्लोट करता तो होता, और हमको पता है कि इस केस में वाटर लेवल चेंज नहीं होता है, तो जब इससे कम वो पानी के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये मेल्ट होगा
तो ये जो वाटर जितना रिलीज होगा वो इससे ज्यादा हो जाएगा, और इसलिए ये जो इंटरफेस है ये लेवल राइज कर जाएगा, ज्यादा पानी निकल रहा है। वही दूसरी तरफ ऑयल में जो इसका वॉल्यूम है वो तो रहा नहीं, मेल्ट करने के बाद ये तो पानी बनेगा, ऑयल तो बनेगा नहीं। तो जितना ये ऑयल के अंदर ऑयल को डिस्प्लेस कर रहा था वो सब गायब हो जाएगा, तो यानी ऑयल का जो लेवल है वो नीचे आ जाएगा, इसलिए लेवल फॉल हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने एक्सप्लिसिटली डिस्कस नहीं किया है, लेकिन वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक कॉर्क, स्टोन या कोई भी इस तरह से एक बॉडी है, ठीक है, और अभी इसको जब हमने पानी के अंदर डाला है तो ऐसा दिया हुआ है कि अगर इसका वॉल्यूम v है तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो है, लेट्स से ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम बोलते हैं इसको, जो पानी के अंदर है, ये है v/3, v in इज इक्वल टू v/3। ये v/2 भी हो सकता है, v/4, 2v/3, v से छोटा कोई भी वैल्यू जो भी है, और डेंसिटीज भी दे दी गई है, लेट्स से इसका ड्रो है, इसका सिग्मा है, और बोला क्या है कि ये सिनेरियो में ये फ्लोट कर रहा है। अगर हमने कंटेनर को अपवर्ड एक्सेलरेट कर दिया, लाइक लेट्स से विद सम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/2, ऐसा एक्सेलरेशन दे दिया कंटेनर को। अब आपको कमेंट करना है कि जो नया हमारा v in डैश होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन v/3, लेसर देन v/3, कुछ वैल्यूज भी अगर निकल पाए g/2 के टर्म्स में, तो नया जो हमारा सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। हाँ बताइए। सर वही रहेंगे। हाँ सर, v/3। ये चीज जो है ना, मैंने अलग मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं बताई थी शायद, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा लगे तो। लेकिन याद रखना कि अगर मान लो कोई भी बॉडी फ्लोट कर रहा है, तुम इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दो, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दो, फ्री फॉल करा दो, v in not going to change। यानी कि एक सिंपल सा लाइन हमेशा याद रखना कि सबमर्ज्ड वॉल्यूम does not going to change। अब ये लाइन वाले ही हमने आंसर बता दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रूफ भी कर देता हूं, और अगर प्रूफ समझ में आता है, देखो क्या है, बहुत सारे बच्चे, ये सब लॉजिकल प्रूफ है, जो बच्चे सीरियस पढ़ाई करते हैं उनको ये लॉजिकल प्रूफ मजा आता है सुनने में। जो लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते, पढ़ना चाहते, तो उनको सिर्फ रिजल्ट्स में इंटरेस्ट होता है। और सही बता रहा हूं मैं, मेडिकल में इसमें कोई बुराई नहीं है, मेडिकल में रिजल्ट्स ही मैटर करते हैं। तुमको रिजल्ट्स अगर अच्छे ढंग से याद है, हो गए, कंटेक्स्ट उसका याद हो गया, तो बहुत सारे क्वेश्चन एक के बाद एक बन जाएंगे। तो रिजल्ट्स मैं पहले बता देता हूं। अब देखो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। हमने जानबूझ के सिग्मा, रो ये सब ले लिया, और पहले v इनका वैल्यू हमने v/3 डाला है। इसको डालने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर हमने डाल दिया है तो सिग्मा और रो में एक रिलेशन भी हमको मिल जाएगा। कैसे? तो इनिशियली यू कैन सी v सिग्मा g इज इक्वल टू v इन रो g, ये वेट है और ये बाइंड फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर। तो g से कैंसिल आउट होगा, और v इन जो है वो v/3 है, तो यू कैन सी v इंटू सिग्मा इज इक्वल टू v/3 इंटू रो, v विल गेट कैंसिल्ड, और यहां से सिग्मा हमारा आ जाएगा रो/3। मैंने कहा कि ये हमारा वैसे मैटर नहीं करता कि ये v/3 है, v/4 है, जो भी है, लेकिन डेटा देने से थोड़ा सा हमको एक रिलेशन मिल जाता है, ताकि काम लगता है कि कुछ ढंग का हो रहा है।
जब हम इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं लेट से ऊपर की तरफ, तब इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगी? तो फोर्स में कोई चेंज नहीं होता, याद रखना इस बात को। वेट ही लगेगा और बाइंड फोर्स ही लगेगा एंड नो अदर फोर्स इज गोइंग टू एक्ट। लेकिन अगर ये कंटेनर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके साथ ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पहले जो बाइंड फोर्स को हमने बराबर कर दिया था, अब हम बाइंड फोर्स को बराबर नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे द नेक्स्ट केस एफ बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये अब नया इक्वेशन होगा। पहले क्या था? एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू था, अब हो गया है एफ बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेटिंग केस में हमारा जो बाइंड फोर्स होता है वो जी की जगह जी इफेक्टिव ले लेता है, ये चीज हमको पता है। तो बाइंड फोर्स को अब हम लिखेंगे ये वी इन डैश, नया जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा, हमको नहीं पता कितना होगा, इनटू रो इनटू जी की जगह जी इफेक्टिव, एंड दैट इज इक्वल टू ये डब्ल्यू प्लस एम ए। जी इफेक्टिव हमारा आ जाएगा जी प्लस ए, तो वी इन डैश रो जी प्लस ए, और ये हमारा W को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एम जी, तो एम जी प्लस ए, जी प्लस ए कैंसिल आउट, और यहां से देखोगे V इन डैश रो इज इक्वल टू एम को हम लोग लिख सकते हैं V सिग्मा। अब फिर से सिग्मा और रो में एक रिलेशन हमने पहले से निकाला हुआ है, यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट सिग्मा इज इक्वल टू रो बाई 3, तो V इन डैश इंटू रो इज इक्वल टू V रो बाई 3। देखो फिर से वही आंसर आ गया, V इन डैश इज इक्वल टू V बाई 3। इसीलिए एक्सेलरेशन से हमारा सबमर्जिबल, एक्चुअली बच्चे लोगों को क्या लगता है, बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि चूंकि अब एक्सेलरेशन आ गया तो उसको एक्सेलरेशन करने के लिए ज्यादा बाइंड फोर्स चाहिए, और जब ज्यादा बाइंड फोर्स चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? तो ज्यादा पानी के अंदर वो चला जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत बार कमेंट भी करते हैं लोग, पूछते हैं कि भी इन बढ़ेगा घट जाएगा ऐसा कुछ, तो बच्चे डायरेक्टली इंक्रीज करके आंसर मार्क कर देते हैं। जबकि जब हमारा कंटेनर एक्सेलरेट करने लगेगा तो बाइंड फोर्स खुद ही जी इफेक्टिव का वैल्यू ले लेता है, तो हमको जरूरत ही नहीं है कि उसको बाइंड फोर्स, एक्सेलरेशन के साथ बाइंड फोर्स भी बढ़ ही चुका है, तो उसको ज्यादा पानी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, और ये हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। तो ये चीज याद रखना है। प्रूफ तो अगर समझ आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये आइस वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसके रिलेटेड जो भी बातें थी हमने आपको बता दी। इसके अंदर, इस आइस के अंदर एक आयरन का एक मार्बल भी, आयरन का सॉरी एक शॉट भी, आयरन का एक ऐसा टुकड़ा इसके अंदर अगर मान लो हमने आइस के अंदर डाला हुआ था, और तब भी हमसे पूछा जाता है कि वाटर लेवल फॉल होगा राइज होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम सिंपली ऐसे सोचना कि पहले बॉडी फ्लोट कर रहा था, अब बॉडी डूब गया, तो वाटर लेवल फॉल होना चाहिए, क्योंकि पहले डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा था, बाद में कम हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं। अगर सिर्फ आइस है तो वाटर लेवल सेम रह जाएगा। अगर इसके अंदर कोई स्टोन या आयरन मार्बल डाल दिया गया तो पहले आयरन मार्बल फ्लोट कर रहा था, मेल्ट होने के बाद डूब जाएगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, वाटर लेवल फॉल हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कुछ और क्वेश्चंस जो आप लोग ने सॉल्व किया है और डाउट में है, शेयर वगैरह किया है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये फ्लूइड एक्सक्यूज जो मी है ना, सर, हाँ बोलो। सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था, वो हेमिस्फीयर लिक्विड में था, वो एक और बार मुझे समझा नहीं था, मैं उसको लेके बैठी थी सॉल्व करने, बट मुझे थोड़े कंफ्यूजन आ रहे थे, हेमिस्फीयर, तो आप एक और। हेमिस्फीयर की स्फीयर वर्क डन निकालने वाला है। नहीं सर, वो फोर्स निकालना था, समथिंग ऐसा कुछ था, एक मिनट चेक कर।
ये एक दिन मल्हार का डाउट था ग्रुप में जो पोस्ट किया था वो वाला, या फिर हमने जो क्वेश्चन अपने तरफ से दिया था वो वाला? सर शायद ग्रुप पे जो भेजा था वो था। एक मिनट देखती हूँ। क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो उस दिन मल्हार ने शेयर किया था कि एक स्फीयर है। नहीं सर वो वाला नहीं था। दूसरा वाला शायद जो आपने दिया था वो है। अच्छा, हेमिस्फीयर। हाँ सर। ये जो क्वेश्चन है ना, देखो इसका जो टेक्निक है, पता नहीं अभी तक तुम लोग क्यों नहीं इस बात को समझे। ध्यान से देखो, मान लो ये एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। और लिक्विड इसके ऊपर तक भरा हुआ है, जस्ट ऊपर तक। ठीक है। अब इसके बेस के नीचे भी लिक्विड है, इसके चारों तरफ लिक्विड है, और हमको कॉर्ड सरफेस एरिया, ये जो कॉर्ड सरफेस एरिया है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन, वाला हो सकता है बेस, दूसरा होता है सकता है कॉर्ड सरफेस एरिया, और तीसरा हो सकता है नेट। ये तीन फोर्सेस हैं। तो कॉर्ड सरफेस एरिया पर पहले बेस कैसा फोर्स लगाएगा, तो ये पॉइंट हम चाहे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट कर सकते हैं, नहीं भी काउंट कर सकते हैं, कुछ देर के लिए एक इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते हैं, उसका ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए उसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ज्यादातर क्वेश्चन में यही चीज दे देते हैं। तो यहां पर प्रेशर 0 है, और यहां बेस पर चूंकि हम आर डेप्थ नीचे जा रहे हैं, तो यहां पर प्रेशर हो जाएगा आर रो जी। और अगर देखा जाए तो यहां पर लिक्विड ऐसा फोर्स लगाएगा, पूरे बेस पर प्रेशर सेम होगा, सेम लेवल पर है। तो बेस पर जो फोर्स लगेगा आर रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर। और तुम अगर ध्यान से देखो, ये जो टर्म हमने लिख दिया, ये पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी। मतलब कायदे से देखा जाए तो एक इमेजिनरी सिलेंडर यहां से यहां तक अगर हमने बना दिया, ये एक सिलेंडर है जिसका हाइट भी आ रही है, इसका वेट के बराबर ये बेस के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो बेस जो है वो उसके ऊपर जितना भी लिक्विड हो सकता है उसके वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है। अब कर्व सरफेस पर देखते हैं। ये जो हमारा कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पर हर जगह फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगने वाला है। यहाँ पर फोर्स ऐसे लगने वाला है, यहाँ पर फोर्स ऐसे लगने वाला है, यहाँ पर फोर्स ऐसे लगने वाला है। इस तरीके से चारों तरफ से ऐसे ऐसे इस तरह से फोर्स लगने वाला है। और कहीं पर भी कोई भी फोर्स का अगर तुम कंपोनेंट लेते हो, लाइक सपोज यहाँ पर लेते हैं, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा।
सिमिलरली यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रियलाइज करोगे, इस पूरे सरफेस पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और जो भी बचेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स बचेगा। तो जो बेस फोर्स लगा रहा था वो ऊपर की तरफ लगा रहा था, जो कर्व सरफेस एरिया पर नेट फोर्स लग रहा था लिक्विड के कारण वो नीचे की तरफ लग रहा था। कितना लग रहा था उसको मैं F2 से डिनोट करता हूं, ये फोर्स हम F1 से डिनोट करते हैं। अब तीसरा जो है नेट फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड, इसी को बोलते हैं बाइंड फोर्स। जब भी किसी लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को डिप करते हैं तो लिक्विड उस पर एक नेट फोर्स लगाता है और ये नेट फोर्स को ही बाइंड फोर्स कहते हैं और इसका डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होता है और ये होता है V in submerged volume into density of liquid into G। ये हमने जानते हैं। तो नेट फोर्स वी नो कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम इस बॉडी का कितना है, सो 2/3 पाई आर क्यूब। तो इतना डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये हो गया नेट फोर्स का एक्सप्रेशन। अब जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखो, नीचे से लग रहा है फोर्स F1, ऊपर से लग रहा है फोर्स F2 और मैंने कहा कि इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा विच इज FB और ये वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। नेट है इन दोनों का रिजल्टेंट। तो क्लियरली तुम बोल सकते हो कि F1 माइनस F2 इक्वल्स टू FB। यही तो है FB। F2 हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन F2 को लिख सकते हैं F1 माइनस FB। F1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है पाई आर क्यूब रो जी माइनस FB हमारा 2/3 पाई आर क्यूब रो जी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये एक तरीका है। क्या ये समझ आ गया? हाँ सर लेकिन अगर ये स्फीयर का जो सरफेस है वो r डिस्टेंस से नीचे होता, मतलब जब सेम सिनेरियो आप कंसिडर कर लीजिए, बट जो स्फीयर है हेमिस्फीयर है वो थोड़ा r डिस्टेंस से नीचे रहता और उसका जो फ्लैट सरफेस है वो एक्सपोज्ड रहता लिक्विड सरफेस में, मतलब ऊपर की तरफ रहता। जैसे वो r डिस्टेंस से नीचे, जो फ्लैट सरफेस है ना वो r डिस्टेंस से नीचे, बाकी सब कुछ सेम है। यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो यहां पर अगेन यहां का फोर्स ऐसे लगेगा, इसको हम लोग F1 से डिनोट कर सकते हैं, जो कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है विच इज R रो G एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर करके इनटू पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर स्क्वायर एरिया, बेस एरिया। दूसरा ये जो इधर का और इधर का ऐसा लिक्विड का जो फोर्स लगेगा, इसमें फिर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप होगा। तो इस पूरे कर्व सरफेस पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐड अप होके ऊपर की तरफ लगेंगे और उसको मैं कुछ इस तरह से F2 दिखाता हूँ। ये F2 हमको नहीं पता। दिस इज एन अपवर्ड फोर्स, फोर्स ऑन कर्व सरफेस।
लेकिन ये जरूर पता है कि F2 माइनस F1, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर की तरफ ही लगेगा, ये हमारा बायन्ड फोर्स होता है, और ये अगेन 2/3 पाई आर क्यू रो जी। बायन्ड फोर्स फर्क नहीं पड़ता कि आर नीचे है कि 2r नीचे है, सबमर्ज्ड है तो यही होगा। अब यहां से F2 अगर हमको निकालना हो तो ये हो जाएगा FB प्लस F1। तो FB ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू रो जी प्लस F1 ये हो गया है पाई। ठीक रहा है सबको? हाँ सर। ये लाइट चली गई अभी। तो 2/3 प्लस ये जो टर्म ऐड करेंगे तो ये पाई आर क्यू रो जी ये हो जाएगा 5/3। इंटरेस्टिंगली एक चीज तुम लोग यहां तक समझ आ गया है? हाँ सर, एक्चुअली मैं ये गलती कर रही थी कि मैं F2 प्लस FB इजिकल्स टू F1 कर रही थी। अब एक बात ध्यान से सुन लो, ये तो हमने फॉर्मल तरीके से कैलकुलेट कर लिया। कोई भी ऐसा हमको एक सरफेस दे, जैसे मान लो ये हमारा एक लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर तुम लोग को जनरली स्फेरिकल सरफेस ही देगा। कोई भी ऐसा एक सरफेस दे दिया और बोल रहा है कि इस पर लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, जैसे इसके नीचे का लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, ऐसा। तो आपको क्या करना है, ऊपर से इसको ऐसे सीधे वर्टिकल लाइन ज्वाइन करना है और ये वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यहां पर ये वॉल्यूम जो होगा वो एक सिलेंडर का वॉल्यूम है प्लस एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। ये सिलेंडर का हाइट कितना है, आर, और ये रेडियस इसका है कितना, आर। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना हुआ, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। और इसका वेट कितना हो जाएगा, रो इंटू जी, यही फोर्स लगेगा। ये जो लिक्विड लगा रहा होगा यही लगा रहा होगा। जिस सरफेस पर हम बात करते हैं कि लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है, उसके ऊपर कितना लिक्विड वो होल्ड कर रहा है, वर्टिकल लाइन से बाउंड्री बना के तुम देख लो, और वही आंसर हो जाएगा। और ये एक ऐसा टेक्निक है कि थोड़ा टाइम लगता है दिमाग बैठने में, लेकिन अगर बैठ गया तो सारे क्वेश्चन एक एक लाइन से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये वाला बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है। ध्यान से देखो, ये हमारा ऐसा एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, और ये श्रावणी ने भी उस दिन इस बात को लॉजिक में बताया था और हमने उसकी तारीफ की थी। तो क्या है कि ये जो कर्व्ड सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड है, ये जो लिक्विड है इसके वेट को ही कर्व्ड सरफेस बैलेंस कर रहा है और कुछ नहीं। ये जो कर्व्ड सरफेस, इसके ये कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो हमने क्या बाउंड्री ऊपर तक बना दी, ये लिक्विड का सरफेस है,
अब ये वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ कर दी, बाउंड्रीज। अब इसके अंदर ये जो लिक्विड का वेट होगा यही कर्व सरफेस पर लग रहा होगा। कितना होगा? तो ये एक सिलेंडर है, आर रेडियस का ये पूरा सिलेंडर, उसमें से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। यही ये कर्व सरफेस पर लिक्विड फोर्स लगाएगा, और यही आंसर आया था। यू कैन सी 1/3 पाई आर क्यू रो जी। तो जिस सरफेस पर लिक्विड का फोर्स पूछा जा रहा है उस सरफेस की बाउंड्री से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो सरफेस तक, और जो भी लिक्विड का वेट उसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है उसी के वेट के बराबर लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करता है। ये चीज हमको दिमाग में बैठनी चाहिए, और नहीं तो जो पहले हमने नेट बाइंड फोर्स, फ्लैट सरफेस है तो उसका प्रेशर निकाल के प्रेशर इनटू एरिया, तो ये सब से भी हम इसको रियलाइज कर सकते हैं। आई होप अब ये चीज समझ आ रहा होगा, है ना? यस। और किसी का कोई डाउट है? कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम? क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो लगभग करा दिया है, बट फिर भी एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर एक टाइप का एक और क्वेश्चन रहता है, वो एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चन है कि कैंडल है, उसको वो जल रही है एंड देन आफ्टर वो जब मेल्ट हो जाएगी तब हम्म जैसे L1 बाहर है और L2 पानी के अंदर है, तो फिर जब वो हम्म कैंडल पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी तब L1 और L2 का क्या सीन रहेगा? देखो, इन सब में भी हमको ऐसे ही सोचना है। जैसे मान लो एक कैंडल है और कैंडल मेल्ट होके वेपोराइज हो जा रही है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं। दिख रहा है तुम लोग को? अरे राम, ये लाइट चला गया यहाँ पर तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू बार बार हो रहा है। देखो, एजम्पशन हम लेते हैं कि ये जो है ये वेपोराइज होने के बाद पानी के अंदर नहीं आ रही, ये वेपोराइज होने के बाद, और मतलब कोई भी जैसे क्या कैंडल जनरली मेल्ट होता है ना तो कुछ साइड से भी ऐसे गिरता है, लेकिन अभी हमारा जो डिस्कशन है, दिख रहा है ना सबको? एम आई ऑडिबल? यस सर। एक्चुअली बार बार थोड़ा सा कनेक्शन का इशू आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक एजम्पशन है कि वेपोराइज होने के बाद ये कैंडल जो है ऐसा साइड से नीचे नहीं गिर रहा है, मान के चलो कि ये पूरा पूरा वेपोराइज होता चला जा रहा है। तो पहले जो कैंडल का टोटल वेट था दैट इज mg, और जितना भी ये लिक्विड के अंदर रहा होगा v in रो जी, इस तरह से हम बैलेंस कर रहे थे। जी जी कैंसिल आउट हो गया, और हम बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू v in इंटू रो। ये कंडीशन था। जब ये कैंडल वेपोराइज हो रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि m कम हो रहा है? हाँ या ना? हाँ सर। कम हो रहा है। जब ये m कम हो रहा है, ये वेपोराइज होके
गैस बन गया, ऐसा मान के चलो। तो वी इन को भी तो कम होना पड़ेगा, रो तो कांस्टेंट है, लिक्विड की डेंसिटी तो सेम है, तो वी इन कम होना पड़ेगा, यानी कि धीरे धीरे ये जो कैंडल है ये पानी के बाहर निकलने लगेगा। और जब ये पानी के बाहर निकलने लगेगा तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कम होने लगेगा, और डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कम होने का मतलब कि वाटर लेवल फॉल हो जाएगा। वाटर लेवल विल फॉल। आई बात समझ में? हाँ सर, और जो कैंडल का जो पार्ट पानी के अंदर है वो तो कम हो जाएगा और ऊपर वाला पार्ट बढ़ जाएगा, जो ऊपर आउट ऑफ। ऊपर वाला पार्ट के बारे में डेंसिटीज अगर दी जाए तो कमेंट किया जा सकता है कि ऊपर वाला पार्ट के साथ एग्जैक्टली क्या होगा। जैसे मान लो हाफ डेंसिटी अगर हमको दे दी गई, जैसे यहां पर m इक्वल्स टू वी इन रो ऐसा दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हमने a ले लिया, लेट्स अज्यूम दिस, और सिग्मा जो वैक्स की डेंसिटी है वो हाफ है, लेट्स अज्यूम दिस, तो यानी कि v सिग्मा इज इक्वल टू वी इन रो। तो हम बोल सकते हैं कि अगर सिग्मा रो बाई 2 है तो वी इन हमारा v बाई 2 हो जाएगा। यानी कि अंदर का जो पार्ट है वो हमेशा टोटल वॉल्यूम का आधा होगा। जब अंदर का पार्ट घट रहा है तो टोटल पार्ट भी कम हो रहा है, ऊपर का पार्ट भी कम होगा, दोनों कम होंगे। ऊपर का पार्ट ऐसा नहीं है ना कि हाँ ऊपर सर, का पार्ट वो उसका मास चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर कैंडल के साथ प्रॉब्लम ये है कि कैंडल बर्न हो रहा है तो उसका मास कम हो रहा है, वो विथ टाइम दैट लेंथ इज रिड्यूसिंग। तो लेंथ जो रिड्यूस होगा तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम में भी रिड्यूस हो रहा है और हवा में भी जितना जो पोर्शन है उसमें भी रिड्यूस हो रहा है, दोनों में रिड्यूस ही हो रहा है, ठीक है, कहीं बढ़ेगा नहीं। फ्लूइड की लीप में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप ट्राई कीजिए उनको और सॉल्व करके जितना ज्यादा हो सके। देखो लीप पूरा साथ साथ में हो जाए ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, हम ये बात अग्री करेंगे, लेकिन मॉड्यूल मॉड्यूल के PYQs ये सब साथ साथ में होने चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये जनवरी एंड तक ये थर्मल फिजिक्स, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स और KTG, ये 3 चैप्टर करने का है। हमारे पास लगभग 20 दिन है, तो वो कोशिश पूरी रहेगी कि जनवरी एंड तक थर्मल खत्म हो जाए, और फरवरी में फिर हम लोग जैसे अभी 5 क्लास कर रहे हैं तो फरवरी में 1 क्लास और बढ़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट डेली क्लास होगी, एक दिन गैप करके 3-3 करके ऐसे क्लास करेंगे, और फरवरी के 20 या 25 तक ऑसिलेशन और वेव ये कंप्लीट हो जाएंगे। 10-12 क्लास उसमें, 10-12 क्लास उसमें, ऐसे करके 20 क्लास में वेव पूरा खत्म हो जाएगा। तो होपफुली 20th of February या 22th ऐसा करके हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 4-5 दिन का थोड़ा सा तुम लोग को एक गैप देंगे, 4-5 दिन नहीं, 2-3 दिन, और उसके बाद फिर से अपना रिवीजन शुरू होगा। और रिवीजन में भी मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि कैटलिस्ट जिसमें कम क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करो, या लीप के 50 क्वेश्चंस लेके ट्राई करो, ऐसे करके, और फिर एक बार थोरो रिवीजन हो जाएगा पूरे मार्च में। 3 वीक मार्च का अगर हम देखें तो 21 या 28 तक मार्च में अपना रिवीजन चलेगा। तो साथ साथ में कंप्लीट कर लो जितना ज्यादा हो सकता है, बाकी फिर 12 के एंड के बाद। आज हम लोग यही तक रखते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट डे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट करेंगे. दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. एक्चुअली कनेक्शन का प्रॉब्लम है, बार बार कनेक्शन लूज हो रहा है, इसलिए भी मीटिंग डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है अभी.